नमस्कार दोस्तों, रट्टा मार एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर अजमेर के चौहान वंश के बारे में पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास है वो है रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। देखिए, हमने पिछली क्लास जब एंड की थी तब आपको बताया था कि गोविंद राज ने क्या किया था, रणथंभौर आ गया था और यहाँ आकर चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं संस्थापक। तो जब भी ये पूछा जाएगा कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो वो कौन था? गोविंदराज चौहान, जो कि किसका पुत्र है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र है। ठीक है, तो इसके अंदर रणथंभौर के चौहान वंश के अंदर एक जो प्रतापी राजा आया था वो था हमीरदेव चौहान। तो आज हम सिर्फ एक हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ें, क्योंकि एक ही राजा है रणथंभौर के चौहानों के अंदर पढ़ने के लिए, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हमीरदेव चौहान है, उसको अपन हठी राजा भी बोलते हैं, हठी राजा। इसके बारे में आपको जब स्टोरी पता लगी तब आपको बताएंगे क्यों इसको हठी राजा बोला जाता है। देखिए, इनके पिता का नाम था जेत्र सिंह। जेत्र सिंह क्या था? 32 सालों तक उन्होंने न्यायप्रिय शासन किया था, मतलब हर किसी को न्याय दिलाने की हर संभव प्रयास या हर कोशिश की थी। ठीक है, तो उनके न्यायपूर्ण शासन की याद के अंदर हमीरदेव चौहान क्या करता है? 32 खंभों की छतरी बनवाता है। कहाँ पे? रणथंभौर के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्याय की छतरी भी बोलते हैं। किसकी याद में बनवा रहा है? अपने पिता जेत्र सिंह की याद के अंदर। ये है वो छतरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल से क्या पूछे जा सकते हैं कि हठी राजा के नाम से कौन सा राजा मशहूर है? तो हमीरदेव चौहान। ठीक है, 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है? वो है रणथंभौर के अंदर। किसकी याद में बनवाई गई थी? जेत्र सिंह की याद में। किसने बनाई थी? हमीरदेव चौहान ने। न्याय की छतरी किसे कहा जाता है? तो वो इसी छतरी को ही कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, जो हमीरदेव चौहान था वो, उसके बारे में बताया जाता है कि इतना प्रतापी राजा था कि उसने टोटल अपनी ज़िंदगी के अंदर 17 युद्ध लड़े थे। ठीक है, उनमें से 16 युद्ध का विजेता था वो। 17 युद्ध लड़े थे, उनमें से 16 युद्ध का विजेता था। तो आप समझ सकते हो कितना प्रतापी शासक उस टाइम का रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, हुआ क्या था कि 1291 ईस्वी के अंदर दिल्ली का एक शासक था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा जलालुद्दीन खिलजी। इसने क्या किया? आक्रमण कर दिया था। कहाँ पे? रणथंभौर दुर्ग पे। रणथंभौर दुर्ग को क्या करना चाह रहा था? जीतना चाह रहा था। अब देखिए, एक थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे कि ये है रणथंभौर का किला। ठीक है, अब रणथंभौर के किले के आसपास क्या है? पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो हर किसी दिशा से अंदर घुसना संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या, एक छोटी सी गलियारा टाइप है जहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? अंदर घुस सकते हैं इन पहाड़ियों के बीच में, तभी अपन रणथंभौर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे बनाया गया था एक दुर्ग, या फिर आप बोल सकते हैं उसको किला। इस किले को बोलते थे जाइन दुर्ग। क्या बोलते थे? जाइन दुर्ग। मतलब अगर किसी को भी रणथंभौर जाना है तो वो इसी से होकर ही जाएगा, या इससे होकर ही इससे बाहर जाया जा सकता है। इसी वजह से जाइन दुर्ग को क्या बोलते थे? रणथंभौर की क्या बोलते थे? कुंजी भी बोलते थे, क्योंकि यही तो कुंजी है ना, इसी को खोलने से ही तो अपन अंदर तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो रणथंभौर के टाइम पे क्या हुआ? जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और जाइन दुर्ग को जीत लिया। जाइन दुर्ग को क्या कर लिया? जीत लिया। उसके बाद क्या है? ये सीधा कहाँ पहुंच गया? रणथंभौर। रणथंभौर। अब रणथंभौर के ये बाहर डेरा डाल के खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जलालुद्दीन खिलजी को ये बात पता थी कि यह अब तक 16 युद्ध लड़ चुका है और 16 के 16 में हमीरदेव चौहान क्या है? विजेता ही रहा है। ठीक है, तो ये भी डर कहीं ना कहीं उसको सता रहा था। तो वो कहते हैं ना बात कि अंगूर खट्टे हैं तो लोमड़ी चली जाती है। वैसे ही क्या है, काफ़ी दिन जब ये वेट करता है और हमीरदेव चौहान की तैयारियां देखता है, तो तैयारियों से डर के ये एक स्टेटमेंट देता है। ये अपने सेनापति को बुलाता है, उसको बोलता है कि क्या मैं ऐसा किला जीतने के लिए आया हूँ? ये रणथंभौर का किला, ये रणथंभौर का किला है। ऐसे 100 दुर्ग मैं एक मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसे 100 दुर्ग मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, ये कोटेशन किसने दिया था? नहीं समझता। ये कोटेशन किसने दिया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसके बारे में दिया था? रणथंभौर के बारे में। हुआ क्या था? जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 के अंदर हमला किया था। किस पे? रणथंभौर पे। तो सबसे पहले उसकी कुंजी जाइन दुर्ग को जीता। जीतने के बाद ये रणथंभौर आ गया। रणथंभौर में आकर क्या हुआ? इसने देखा कि हमीरदेव चौहान की खूब सारी तैयारियां चल रही है और बहुत प्रतापी शासक है। उनसे वो डर कर वो क्या है, यहीं से ही वापस मुड़ गया था। हमला किया ही नहीं था इसने। और मुड़ते टाइम इसने अपने सेनापति को क्या बोला, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आप वापस क्यों जा रहे हो।
तो इसने जवाब में ये कहा था कि ऐसे रणथंभौर जैसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, तो इसको जीतने की मेरे को कोई मंशा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये कह के क्या करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी वो वापस चला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। पहले इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब क्या होता है, कालांतर के अंदर समय थोड़ा सा बदलता है। समय बदलता है तो इसकी हत्या हो जाती है जलालुद्दीन खिलजी की, और इसका जो दामाद और भतीजा होता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, वो क्या है, शासन संभालता है, राजा बनता है, दिल्ली का शासक बनता है। ठीक है, अब देखते हैं अपनी इसकी स्टोरी। देखिए वो क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 के अंदर गुजरात पर आक्रमण किया। कहाँ पे किया, गुजरात पर। गुजरात से बेसिकली क्या करते थे, लूट मार करके वापस आते थे। तो जब ये गुजरात पे इसने आक्रमण किया तो इसके दो लोग थे वहाँ पे, एक तो उलुग खां, उलुग खां जो क्या था, इसका भाई था, और एक इसका सेनापति था जिसका नाम था नुसरत खां, नुसरत खान। ये दोनों गुजरात पे आक्रमण करने के लिए गए थे। ठीक है, इनके साथ क्या था, इनके साथ एक मंगोल और था, एक मंगोल लुटेरा था। हुआ कुछ यूँ था कि जब उस टाइम पे क्या है कि मंगोलों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहता था, लुटेरे थे एक हिसाब से ये। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, मंगोलों को बुला लिया, बुला के बोला कि मैं तुम्हारी एक बस्ती बना देता हूँ, तुम दिल्ली में हमारी उस बस्ती में रह लिया करना, जहाँ भी हम लड़ाई करने जाया करेंगे तुम हमारे साथ चला करना, और तुम वहाँ से लूट मार करके अपना खर्चा पानी चला लिया करना। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या बनाई थी, इनकी एक बस्ती बनाई थी, किनकी, मंगोलों की। तो उन्हीं मंगोलों के अंदर एक मंगोल था मीर मोहम्मद, मीर मोहम्मद। ठीक है, जो कि वहाँ का क्या था, कमांडर था या फिर सेना नायक था, किनका, मंगोलों का। ठीक है, ये भी क्या है, इस गुजरात अभियान के अंदर लूट मार करने के लिए साथ में जाता है इनके। ठीक है, अब एक छोटी स्टोरी और बताता हूँ आपको। जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी एक बेगम थी जिसका नाम था चिमना। क्या नाम था, चिमना। ठीक है, तो चिमना और मीर मोहम्मद है, इनकी काफ़ी अच्छी बातचीत हुआ करती थी, अपन कह सकते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप से बात होती थी। तो चिमना के बारे में और मीर मोहम्मद के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को पता लग गई थी ये बात। ठीक है, ये तो घर में ही यार मार कर रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये सोचा था कि जब ये लोग गुजरात अभियान से वापस आएंगे तब आते क्या करूँगा, मैं मीर मोहम्मद को मार दूंगा। अब ये लोग क्या करते हैं, गुजरात अभियान पे चल जाते हैं। कौन कौन, उल्गू खान, नुसरत खान और मीर मोहम्मद। जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं, खूब सारे लूट मार करते हैं। लूट मार करने के बाद जब वो वापस आ रहे होते हैं तब मीर मोहम्मद क्या करता है, उलूग खान और नुसरत खान को पीट पीट के भगा देता है, और उनका जितना भी सोना होता है या जितने भी लूट मार का सामान होता है वो सारा सारा लेकर कहाँ भागाता है, बाकी कहाँ पे आ जाता है, रणथंभौर। कहाँ पे, रणथंभौर। वहाँ पे राजा कौन है, हमीरदेव चौहान। ठीक है, इतनी स्टोरी समझ में आ गई आपको कि 1298 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान के लिए अपने भाई उल्गू खान और नुसरत खान को भेजता है। नुसरत खान कौन है, इनका सेनापति है। ठीक है, साथ में कौन जाता है, मंगोल लुटेरा मीर मोहम्मद। मीर मोहम्मद की गर्लफ्रेंड कौन है, चिमना। चिमना जो किसकी वाइफ है, अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये क्या करता है, लूट मार करके जब वापस आ रहे होते हैं तो मीर मोहम्मद क्या करता है, उल्गू खान और नुसरत खान को मार के भगा देता है, और सारा लूट का सामान लेकर कहाँ पहुँच जाता है, रणथंभौर दुर्ग में हमीरदेव की शरण के अंदर, और आके बोलता है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी आप रक्षा करो। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, रणथंभौर में संदेशा भिजवाता है। कहाँ पे, रणथंभौर में, कि आप एक काम करो, हमारे को क्या दे दो, मीर मोहम्मद दे दो। कौन दे दो, मीर मोहम्मद हमारे को वापस दे दो, उसका जो लूट मार का सामान है वो भी हमें वापस दे दो। ये बात खटक जाती है किसको, हमीरदेव को। हमीरदेव को ये बात खटक जाती है कि यार मेरी शरण में कोई इंसान आया है, मैं किसी को क्यों दूँ, मेरी शरण में अगर कोई दुश्मन भी आएगा तो भी मैं उसकी रक्षा करूँगा। ठीक है, तो ये तो कोई दुश्मन था भी नहीं, तो बोले कि नहीं, मैं इसको वापस नहीं सौंपूंगा। काफ़ी सारे सामंत थे या फिर मंत्री थे, उन सभी ने समझाया हमीरदेव चौहान को कि आप ऐसा मत कीजिए, आप उस अलाउद्दीन खिलजी से पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है, आप उसको, एक लुटेरा ही तो है ये मीर मोहम्मद, इसको वापस लौटा दो। लेकिन वो हठी राजा था। इसी वजह से जब मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इसकी क्या उपाधि थी, हठी राजा। ये हठी राजा इसी वजह से कहा जाता था इसको कि ये वापस नहीं दिया। इसने बोला कि नहीं तो नहीं, ये मेरी शरण में आया है तो इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। ठीक है, यहाँ तक क्या आपको स्टोरी समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, आक्रमण कर देता है। कहाँ पे, यहीं पे वापस रणथंभौर पे। तो रणथंभौर पे आक्रमण करेगा तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, जैन दुर्ग पे।
जैन दुर्ग पे आना पड़ेगा सबसे पहले, उसकी कुंजी पे, यहाँ पे और लिख देता हूँ कुंजी पे। जब ये कुंजी पे आता है तब क्या करते हैं, इधर से हमीरदेव चौहान की सेना आएगी। तो हमीरदेव चौहान की सेना की तरफ से ना दो लोग आते हैं, कौन कौन, भीम सिंह हैं और दूसरे कौन है, धर्म सिंह हैं, धर्म सिंह हैं। ये दोनों लोग आते हैं और जैन-दुर्ग पे जब इनकी लड़ाई होती है तो इसके अंदर नुसरत खां मारा जाता है, नुसरत खां मारा जाता है। एक और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि रणथंभौर के किले पे आक्रमण करते समय कौन सा सेनापति मारा गया था। तो लगभग सभी को पता होता है कि उल्लू खान और नुसरत खान गए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि नुसरत खां ही वहाँ पे मारा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आप भी इसको याद रख लेना कि नुसरत खां मारा गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान और उल्लू खान को वापस भेजा जैन-दुर्ग पे। जैन-दुर्ग पे हमीरदेव की तरफ से कौन लड़ रहे थे, वहाँ पे भीम सिंह और धर्म सिंह। इनको आप याद रख लेना बीडी से, हाँ वही बीडी। ठीक है, बी से भीम सिंह, डी से धर्म सिंह, बीडी। ठीक है, इससे याद रख लेना आप। कौन भेज रहे हैं यहाँ से, हमीर सिंह। और जैन-दुर्ग पे इनकी क्या होती है, लड़ाई होती है। उसके बाद क्या होता है, इनकी यहाँ पे एक बार अपर मान सकते हैं हार हो जाती है। फिर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद क्या है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है कहाँ पे, रणथंभौर दुर्ग पे। अब रणथंभौर दुर्ग को वो क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है, अब बीच में रणथंभौर दुर्ग है और चारों तरफ से उसकी सेना ने, अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इनको घेर रखा है। बस वो चाह रहे थे कि या तो ये हमारे को अमीर मोहम्मद वापस दे दें, या फिर किसी तरह संधि हो जाए, या फिर युद्ध हो जाए। तीनों कंडीशन के लिए अलाउद्दीन खिलजी प्रिपेयर होकर वहाँ पर जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि दो लोग, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, हमीरदेव चौहान के पास भेजता है संदेशा कि हम किसी प्रकार से संधि कर सकते हैं, हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे हमीरदेव चौहान की तरफ से दो बंदे आते हैं बात करने के लिए। वो कौन कौन है, रणमल व रत्तीपाल। कौन है, रणमल व रत्तीपाल। जब ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के पास आते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी इनको क्या करता है, अपनी तरफ कर लेता है। और ये रणमल और रत्तीपाल क्या करते हैं, गद्दारी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गद्दारी। किसके साथ, हमीरदेव चौहान के साथ। ये लोग क्या करते हैं, जाके उनका एक तालाब होता है जिसके अंदर अनाज होता है, या फिर उनका जो पानी पीने का होता है, पानी व अनाज के अंदर क्या करते हैं, गोरक्त मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, गोरक्त। अब गोरक्त मिला दिया तो राजपूत न उस पानी को पिएंगे, न ही उस अन्न को खाएंगे। ठीक है, तो मजबूरन क्या होता है, उनको अपने गेट खोलने पड़ते हैं रणथंभौर दुर्ग के, उनको मैदान के अंदर आना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। इस कंडीशन के जब इनको पता लग जाता है कि अब हमारे को युद्ध करना ही करना पड़ेगा, तब क्या है, हमीरदेव चौहान है वो क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। बेसिकली जो केसरिया होता है उसका मतलब ये होता है कि पहले कंडीशन क्या होती है, रखी जाती है कि युद्ध न हो। ठीक है, या फिर केसरिया उस टाइम किया जाता है जब आपको पता हो कि अब तो हमारी मौत निश्चित है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। मौत भले स्वीकार है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तो उस कंडीशन में राजपूत क्या करते थे, केसरिया पगड़ी धारण किया करते थे। उनका मकसद ये नहीं होता था कि हमारे को जिंदा वापस आना है, उनका मकसद ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा शत्रुओं को या दुश्मनों को नुकसान पहुंचाकर वीरगति को प्राप्त होना। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, केसरिया करना। तो उस टाइम पे केसरिया कौन करता है, केसरिया कौन करता है, हमीरदेव। कौन करता है, हमीरदेव। और इनके बीच में युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद क्या हो जाता है, हमीरदेव चौहान की वहाँ पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ ही जोहर करती है वहाँ की रानियाँ। तो जोहर दो प्रकार से होता है, एक तो होता है जो कुंवारी लड़कियाँ करती हैं उनको बोलते हैं जल जोहर। ठीक है, वो किसने किया था, इसकी पुत्री पद्मला ने। क्या नाम था, पद्मला ने। और जो इनकी अग्नि जोहर किया था, अग्नि जोहर किया था, वो कौन है, इनकी पत्नी रंग देवी ने, रंग देवी ने। समझ में आ गया आपको। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है वापस से, रणमल व रत्तीपाल गद्दारी कर देते हैं, इनके पानी व अनाज के अंदर क्या मिला देते हैं, गोरक्त मिला देते हैं। मजबूरन दरवाजे खोलने पड़ते हैं। रणथंभौर के अंदर युद्ध होता है। युद्ध के अंदर केसरिया कौन करता है, हमीरदेव चौहान। इनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जोहर कौन करता है, जोहर दो प्रकार से किया, जल जोहर। जो कुंवारी लड़कियाँ होती है वो उस टाइम क्या करती थी, जल के अंदर जोहर किया करती थी। तो पुत्री पद्मला है वो क्या करती है, जल जोहर करती है। और जो अग्नि जोहर है वो कौन करती है, रंग देवी करती है। जब ये दोनों कंडीशन हो जाए, केसरिया भी हो जाए और जोहर भी हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते थे, साका। क्या बोलते थे, साका। ठीक है, तो ये जो साका है ये राजस्थान में पहली बार साका होता है। राजस्थान में पहली बार साका हो रहा है इस टाइम पे। उसको क्या बोलते हैं, 1301 के अंदर साका होता है। तारीख है जुलाई 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का पहला साका संपूर्ण होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला कि राजस्थान का पहला साका कौन से दुर्ग में हुआ था, तो रणथंभौर के अंदर हुआ था। किससे लड़ते वक्त हुआ था,
अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते वक्त हुआ था। केसरिया किसने किया था? तो किया था हमीरदेव चौहान ने किया था। जौहर किसने किया था? तो रंग देवी। और जल जोहर किसने किया था? पदमला ने किया था। ठीक है, कब हुआ था ये साका? तो 11 जुलाई 1301 के अंदर राजस्थान का पहला साका संपूर्ण होता है। ठीक है, जब ये इस तरह की गतिविधियां हो जाती है और विजय हो जाता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, तब उनका एक इतिहासकार है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये कोटेशन देता है, ये बोलता है आज कुफ्र का गढ़, कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया, इस्लाम हो गया। समझ गए इसकी बात का मतलब? कि जो पहले कुफ्र का घर हुआ करता था ना, आज वो इस्लाम हो गया। आज इस पे किसकी सत्ता आ गई है? एक मुस्लिम की आ गई, एक तुर्क की आ गई है, जो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो क्या बयान देता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया। किस दुर्ग के बारे में कहता है? तो रणथंभौर के बारे में कहता है। किस युद्ध के दौरान कहता है? तो 1301 के प्रथम साके के संपूर्ण होने के पश्चात ये बात बोलता है। ठीक है, तो जो अपना रणथंभौर के चौहान है उनके बारे में सिर्फ अपने को इतनी ही बातें पढ़नी है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रणथंभौर के चौहान पढ़ रहे हैं। देखिए, इनका संस्थापक कौन है? गोविंदराज चौहान। सबसे प्रतापी जो राजा था वो, उसका नाम क्या है? हमीरदेव चौहान है, जिसे हम क्या कहते हैं? हठी राजा भी कहते हैं। और जो ये हमीरदेव चौहान है, ये अपने पिता के 32 साल के न्यायपूर्ण शासन की याद के अंदर क्या करता है? 32 खंभों की छतरी बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्याय की छतरी भी कहते हैं। कहाँ पे स्थित है ये? कहाँ स्थित है? रणथंभौर के अंदर ही स्थित है। इसने 17 युद्ध लड़े थे, 17 में से 16 युद्ध में क्या रहा था? ये विजेता रहा था, तो काफ़ी प्रतापी राजा था। 1291 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है? आक्रमण करता है रणथंभौर से। तो पहले उसकी कुंजी को जीतता है। कुंजी का नाम क्या था? जैनदुर्ग। इसको जीतने के बाद रणथंभौर पहुंचता है। वहाँ पे जाके हमीरदेव चौहान की तैयारियां देख के वापस मुड़ जाता है। वापस मुड़ते वक्त क्या कोटेशन देता है कि ऐसे 100 दुर्ग को मैं मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। देखते हैं अपना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? गुजरात अभियान के लिए अपने भाई उल्गू खान और नुसरत खान को भेजा था। साथ में कौन था? मंगोल लुटेरा मीर मोहम्मद, जो कि क्या करता है? लूट कर सारा सामान कहाँ भाग जाता है? रणथंभौर में अमीरदेव की शरण में चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर संदेशा भी जाता है कि हमारे को मीर मोहम्मद सौंप दो, लेकिन हमीरदेव चौहान नहीं मानता। इसी वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं? हठी राजा भी बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? वापस से हमला करता है। कहाँ पे? रणथंभौर दुर्ग पे। तो सबसे पहले कहाँ हमला करना पड़ा? इसकी कुंजी जैनदुर्ग पे। वहाँ पे क्या होता है? अमीर की तरफ से लड़ने कौन कौन आता है? भीम सिंह और धर्म सिंह यानी कि बीडी। तो इस युद्ध के अंदर कौन सा है? नुसरत खां मारा जाता है। इससे तिल मिलाकर अलाउद्दीन खिलजी खुद आता है सेना लेकर के, और काफ़ी टाइम तक, लगभग 6-7 महीने तक रणथंभौर दुर्ग को घेर के खड़ा रहता है कि कैसे न कैसे करके युद्ध हो या फिर शांति वार्ता हो जाए। शांति वार्ता करने के लिए कौन आते हैं? रणमल व रत्तीपाल। रणमल व रत्तीपाल क्या कर देते हैं? गद्दारी कर देते हैं। गद्दारी में क्या करते हैं? पानी व अनाज के अंदर क्या मिला देते हैं? गोरक्त मिला देता है, जिससे क्या करना पड़ता है? गेट खोलने पड़ते हैं। उस टाइम पे केसरिया कौन करता है? हमीरदेव चौहान, जिनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जौहर कौन करते हैं? उनकी पुत्री पदमला और रंगदेवी। जौहर और केसरिया जब जहाँ पे दोनों संपूर्ण हो जाए उसको क्या बोलते हैं? साका बोलते हैं। तो राजस्थान का पहला साका कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 को। ठीक है, इस युद्ध के बाद अमीर खुसरो क्या कोटेशन देता है? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया। देखिए, इसके अंदर काफ़ी सारी स्टोरियाँ और भी है कि किस प्रकार से उन्होंने गद्दारी की थी, क्या क्या चला था, क्या नहीं चला, लेकिन वो अपने एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं स्पेसिफिकली उन्हीं चीज़ों को कवर अप कर रहा हूँ जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टोरियाँ तो आपने कई जगह सुनी होगी, नहीं तो यूट्यूब पर देख लेना, अच्छे तरीके से आपको कहीं भी स्टोरियाँ मिल जाएगी। लेकिन जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो रणथंभौर के चौहानों के अंदर से इतनी बातें, एक राजा पढ़ना था अपने को, वो है हमीरदेव चौहान। कल जो हम क्लास लेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान वंशों के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।